Hello everyone, welcome to EduTap. In today's 50 days 50 mark series, we'll be discussing the insurance policy and shares as security. तो अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट लोन लेना चाहते हैं, सो व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस? तो देखिए, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को गिरवी रखते हैं तो आप अपनी पॉलिसी को बैंक को असाइन कर देते हैं। असाइन करते हैं तो एलआईसी आपकी प्राइमरी सिक्योरिटी भी हो सकती है और कोलेटरल सिक्योरिटी भी हो सकती है, सेकेंडरी सिक्योरिटी भी हो सकती है लोन लेने के लिए। तो देखो, इंसान लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी देता है, एक तो इसलिए लेता है कि देखो अगर उस पर्सन की डेथ हो जाए तो उसके मरने के बाद उसकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। दूसरा, इट्स अ फॉर्म ऑफ सेविंग्स कि इसमें एक तो इनकम टैक्स का डिडक्शन मिलता है जब आप प्रीमियम पे करते हो। बाकी आप इस पॉलिसी के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हो। तो फायदा क्या है? इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं वो काफी स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड होती हैं, तो काफी एश्योरेंस होती है कि अगर जरूरत पड़ने पे वो क्लेम फाइल किया जाए तो इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करेंगी। बाकी फॉर्मेलिटीज कितनी सिंपल है असाइन करने की। क्लियर टाइटल होता है तो बैंकर को इजीली आप अपनी पॉलिसी असाइन करके लोन ले सकते हो। सरेंडर वैल्यू काफी हाई होती है लॉन्गर पॉलिसी ड्यूरेशन का, तो एडिशनल सिक्योरिटी रहती है। लिक्विडेशन करना काफी इजी रहता है, अगर बोरोवर की डेथ हो जाए तो फिर इंश्योरेंस कंपनी से बैंक वालों को क्लेम मिल जाता है क्योंकि बैंक वालों के नाम पे असाइनमेंट हो चुकी होती है। फिर इमीडिएट रियलाइजेशन हो जाता है अगर पॉलिसी को सरेंडर कर दिया जाए। अगर पॉलिसी को सरेंडर कर दो तब इंश्योरेंस पॉलिसी पे भी आपको पैसा मिल जाता है। बाकी बस बैंक को इतना ध्यान रखना है कि प्रीमियम रेगुलरली वो बोरोवर पे कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी को, क्योंकि अगर इरेगुलर प्रीमियम पेमेंट्स हैं तो पॉलिसी लैप्स होने के चांसेस हैं। ये डिसएडवांटेज है इंश्योरेंस पॉलिसी का। अगर इंश्योरेंस लेने वाले ने कोई नॉन डिस्क्लोजर किया है, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन किया है, कोई झूठ बोला है, तो वहां पे थोड़ा सा इशू हो सकता है। ठीक है, तो फिर सामने से क्लेम मिलने में मुश्किल हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी से। और जो प्रपोजर है यानी कि जिसने गिरवी रखी है पॉलिसी, उसका कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए इन द लाइफ ऑफ एश्योर्ड। आप किसी रैंडम पर्सन की पॉलिसी गिरवी रख के लोन नहीं ले सकते। इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए एश्योर्ड की लाइफ में आपको, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। और बैंक को ध्यान देना है कि कोई स्पेशल क्लॉज तो नहीं है जिससे कि इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाए कि ऐसा हो गया तो पे नहीं करेंगे, वैसा हो गया तो पे नहीं करेंगे। तो ये चीज का ध्यान रखना जरूरी है। और जब बैंक ऐसी पॉलिसी एक्सेप्ट करते हैं, गिरवी रखवाते हैं जो मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर आती है, तो बैंकर को इंश्योर करना है कि सारी पार्टीज बैंक असाइनमेंट वाले डॉक्यूमेंट को साइन करे, तभी कोलेटरल वैलिड होगा, नहीं तो नहीं होगा। और डुप्लीकेट अगर पॉलिसी इशू हो जाए तब भी कई बार ना रिस्क ऑफ मिसयूज रहता है, तो ये सब ध्यान रखना है। तो क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा ध्यान में रखनी है? बैंक को ध्यान रखना है कि पॉलिसी एक्टिव हो, प्रीमियम रेगुलरली पे हो रहे हो, और सारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हो, प्रॉपरली स्टैंपिंग हो, सबने सिग्नेचर किया हो प्रॉपरली, कोई भी ऐसा क्लॉज ना हो जो असाइनमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता हो, एज कंफर्म की हो इंश्योरेंस कंपनी ने कि जिसकी इंश्योरेंस है उसकी एज कितनी है, और प्रॉपरली एक्नॉलेज और एडमिटेड हो ये चीज। एंड बैंक के फेवर में असाइनमेंट होनी चाहिए प्रॉपरली। पॉलिसी को डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी को भेज दो रजिस्ट्रेशन के लिए कि सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सनल ही असाइनमेंट को हैंडल करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी को भी पता होता है कि असाइनमेंट हो गई है, तभी तो फिर अगर बोरोवर की डेथ हो जाए तो पैसा सीधा बैंक को मिलेगा। ओके, और रेगुलरली पेमेंट होती रहे, कोई दिक्कत ना हो, कंटिन्यूइंग पेमेंट हो प्रीमियम की, ये बैंक को ध्यान रखना पड़ता है। कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जिनके अगेंस्ट बैंक लोन नहीं देता है, उसमें मल्टीपल ऐसे क्लॉजेज होते हैं तो दिक्कत होती है। इसीलिए चिल्ड्रन एंडाउमेंट पॉलिसी, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जैसे एस्टेट ड्यूटी के लिए लिया गया इंश्योरेंस, चिल्ड्रन डेफर्ड पॉलिसी, पॉलिसीज विद नॉमिनेशंस अंडर द सेक्शन 6 ऑफ द मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट, ये कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जिनके अगेंस्ट बैंक आपको लोन नहीं देगा। बैंक आपको जब लाइफ इंश्योरेंस के अगेंस्ट लोन देता है तो सरेंडर वैल्यू के अगेंस्ट आपको लोन मिलता है। सरेंडर वैल्यू का मतलब होता है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी के पास अपनी पॉलिसी सरेंडर कर देते हो तो कितना पैसा मिलेगा, उस पैसे के बेसिस पे बैंक आपको लोन देता है। ठीक है, फिर आप लोन ले सकते हैं शेयर्स के अगेंस्ट, चाहे इक्विटी शेयर्स हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर्स हो, चाहे लिस्टेड शेयर्स हैं, अनलिस्टेड शेयर्स हैं, आप शेयर्स के अगेंस्ट लोन ले सकते हो। लेकिन अनलिस्टेड शेयर्स के अगेंस्ट ऑब्वियसली बैंक लोन देना प्रेफर नहीं करेगा, क्योंकि अनलिस्टेड शेयर्स किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, उनको बेचना खरीदना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। आपको कोई बायर ढूंढना पड़ेगा जो नेगोशिएटेड प्राइस पे शेयर्स लेने को राजी हो जाए, तो ये थोड़ी सी दिक्कत रहती है। तो बैंक आपको डिमांड लोन भी दे सकता है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी दे देता है शेयर्स के अगेंस्ट। ठीक है, आप एज अ गिरवी रख के शेयर्स को लोन ले सकते हो। और जो नेचर ऑफ चार्ज क्रिएटेड होता है उसे प्लेज बोलते हैं। प्लेज में पोजेशन होती है जो
सिक्योरिटी की, वो बैंक के पास चली जाती है। और शेयर्स डीमैट फॉर्म में होने चाहिए, फुली पेड शेयर्स होने चाहिए, शेयर्स की कोई पेमेंट पेंडिंग नहीं होनी चाहिए है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स के अगेंस्ट लोन नहीं मिलता है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स का एग्जिट रूट ढूंढना मुश्किल होता है, उनको बेचना मुश्किल होता है। तो इसलिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स के अगेंस्ट लोन नहीं मिलता है। तो बैंक को रेगुलरली कार्ड लिमिट चेक करनी होती है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर शेयर के अगेंस्ट बैंक कितना लोन दे सकता है, वो उनकी कार्ड लिमिट होती है। तो वो रेगुलरली बैंक को अपडेट करनी पड़ती है। अब बैंक क्या चाहे जितने मर्जी शेयर्स लेके लोन दे सकता है किसी को भी, तो ऐसा नहीं है। एक बैंक के ऊपर अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लिमिट होती है कि वो किसी भी कंपनी में कितना शेयर होल्ड कर सकते हैं। तो कोई भी कंपनी, किसी भी कंपनी, कोई भी बैंक किसी भी कंपनी में प्लेज के तौर पे, मॉर्टगेज के तौर पे, ओनरशिप के तौर पे कभी भी कंपनी का 30% से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड नहीं कर सकता, या बैंक की जो खुद की कैपिटल और रिजर्व्स हैं उसका जितना 30% है उससे ज्यादा कभी भी शेयर्स होल्ड नहीं कर सकता किसी भी कंपनी के। अगर मान लो किसी कंपनी के 100 करोड़ की शेयर होल्डिंग है, तो बैंक मैक्सिमम 30% यानी कि 30 करोड़ के शेयर्स होल्ड कर सकता है उस कंपनी में। फिर बैंक देखेगा मेरी खुद की कैपिटल कितनी है, बैंक की मान लो कितनी है, 200 करोड़ है, तो इसका 30% कितना है, 60 करोड़। तो 30 और 60 में से क्या कम है, 30 है, तो 30 इज द लिमिट किसी कंपनी में वो जो होल्ड कर सकता है। ओवरऑल बैंक का जो अपना कैपिटल या रिजर्व्स है उसके 30% से ज्यादा किसी भी कंपनी में शेयर्स होल्ड नहीं कर सकता है। तो जब भी बैंक शेयर्स के अगेंस्ट लोन देता है, अंडरराइटिंग करता है, इन्वेस्ट करता है, कुछ भी करता है, तो वो इतने 30% से ज्यादा का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बैंक का जो कैपिटल मार्केट के प्रति एक्सपोजर है, फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड, 40% ऑफ नेटवर्थ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक्सपोजर का क्या मतलब होता है कि अगर डिफॉल्ट होगा तो मैक्सिमम बैंक को कितना नुकसान हो सकता है। तो बैंक का कैपिटल मार्केट में फंड, नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज जब वो देता है तो 40% से ज्यादा का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए है। इसी लिमिट के अंदर, विद इन दिस ओवरऑल लिमिट, जो बैंक का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है शेयर्स में, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, डिबेंचर्स में, म्यूचुअल फंड्स में, जो भी वेंचर कैपिटल में जो भी एक्सपोजर है, 20% ऑफ नेटवर्थ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसी 40% की लिमिट के अंदर ही आता है कि 20% से ज्यादा एक्सपोजर इन चीजों में नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और वेंचर कैपिटल। इतना लिमिट है, ये बैंक को हमेशा चेक करना पड़ता है। क्या बैंक आपको आईपीओ के लिए लोन देगा? अगर मुझे किसी कंपनी के आईपीओ में, इनिशियल पब्लिक ऑफर में इन्वेस्ट करना है, तो क्या मैं बैंक से लोन लेके इन्वेस्ट कर सकती हूँ? तो मैक्सिमम 10 लाख, 10 लाख मैक्सिमम। मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, मुझे बॉन्ड, शेयर्स, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना है, मैं बैंक मुझे मैक्सिमम 10 लाख रुपए लोन दे सकता है। और शेयर्स के अगेंस्ट जब बैंक लोन देता है तो 50% तक का मार्जिन लेता है, जो कि बहुत हाई है, 50% तक का, क्योंकि शेयर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती रहती है। कभी भी बैंक एक कंपनी को लोन नहीं देगा दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, कि ए कंपनी बी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है तो उसके लिए बैंक से लोन ले ले। आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए बैंक डायरेक्टली इंडिविजुअल को लोन देता है। ऐसा नहीं हो सकता कि बैंक एनबीएफसी को दे और एनबीएफसी इंडिविजुअल को लोन दे, वो ऑन लेंडिंग, फर्दर लेंडिंग अलाउड नहीं है। अगर एक कंपनी के एम्प्लॉयज को अपनी ही कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, ई सॉप्स, मैं मान लो एडुटैप में काम करती हूँ और हमारी कंपनी मान लो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो हमारी ही कंपनी एडुटैप के ही अगर मेरे को शेयर्स खरीदने हैं, तो क्या मैं बैंक से लोन ले सकती हूँ? मुझे एडुटैप वाले एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत शेयर्स दे रहे हैं, तो कितना मुझे लोन मिल सकता है? तो लोन तो मिल सकता है 90% ऑफ द परचेज प्राइस ऑफ शेयर्स और 20 लाख विच एवर इज लोअर, या तो 20 लाख या 90% ऑफ परचेज प्राइस ऑफ शेयर्स विच एवर इज लोअर, इतना मुझे लोन मिल सकता है। अब इसके रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। व्हेन ग्रांटिंग एन एडवांस अगेंस्ट शेयर्स, व्हाट शुड बैंकिंग कंपनी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व? जब बैंकिंग कंपनीज एडवांस अगेंस्ट शेयर्स देती है तो क्या देखना है? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स देखना जरूरी है, क्रेडिट रेटिंग, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑन शेयर होल्डिंग, इंटरेस्ट रेट चार्ज ऑन एडवांस। तो बैंक को बहुत स्ट्रिक्टली स्टैट्यूटरी प्रोविजंस देखनी है कि मैं कितना शेयर होल्डिंग कर सकता हूँ, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सपोजर मेरा कितना हो सकता है। अगला है, विद इन द ओवरऑल सीलिंग ऑफ 40% ऑफ इट्स नेटवर्थ, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज दैट बैंक्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स एंड एक्सपोजर टू वेंचर कैपिटल फंड शुड नॉट एक्सीड। तो बैंक का 40% ओवरऑल एक्सपोजर होना चाहिए, उसी के अंदर 20% लिमिट है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, बॉन्ड्स, वेंचर कैपिटल, म्यूचुअल फंड्स।
अगला है व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एडवांस दैट अ बैंक कैन प्रोवाइड टू इंडिविजुअल्स फॉर सब्सक्राइबिंग टू आईपीओस। आईपीओस में इन्वेस्ट करने के लिए मैक्सिमम 10 लाख रुपीस का लोन दिया जा सकता है। अगला है व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी दैट अ बैंकिंग कंपनी कैन होल्ड अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो कितना होल्ड कर सकता है बैंक? 30%। 30% मैक्सिमम होल्ड कर सकता है एक बैंकिंग कंपनी शेयर कैपिटल किसी भी कंपनी में। उसके बाद है इंश्योरेंस पॉलिसीज आर बॉट फॉर वेरियस बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय इट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट। इंश्योरेंस पॉलिसी बेनिफिट के लिए लेते हो, उसमें से क्या बेनिफिट नहीं है? फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, सेविंग्स होती है, टैक्स डिडक्शन मिलता है, लोन मिलता है। टैक्स इवेजन में थोड़े ना काम आता है ये, तो डी जो है यहाँ पे करेक्ट है, ये बेनिफिट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ प्रोवाइडिंग एडवांस अगेंस्ट एलआईसी। एलआईसी पॉलिसी जो होती है उसके अगेंस्ट लोन देने का क्या फायदा नहीं है? स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, सिंपल फॉर्मेलिटीज, लो सरेंडर वैल्यू, नन ऑफ दी अबव। हाई सरेंडर वैल्यू होती है ना, वो बेनिफिट है, लो सरेंडर वैल्यू पे क्यों देंगे? ठीक है। एडवांस इज जनरली प्रोवाइडेड अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज ड्यू टू द नेचर ऑफ क्लॉजेस अटैच्ड विद देम। इसका आप मुझे आंसर बताइए, इनमें से एडवांस इज जनरली प्रोवाइडेड अगेंस्ट, इज नॉट प्रोवाइडेड यहाँ पे आएगा, एडवांस इज जनरली नॉट provided against which of the following policies due to the nature of clauses attached to them। इसमें से कौन से टाइप की पॉलिसी के अगेंस्ट आपको लोन नहीं मिलता है? चिल्ड्रन एंडाउमेंट पॉलिसी, पॉलिसीज टेकन आउट फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस लाइक एस्टेट ड्यूटी, चिल्ड्रन डेफर्ड पॉलिसी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर अब प्लीज मुझे आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। सेशन कैसा अच्छा लगा जरूर बताइए, एंड इफ अच्छा लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।